हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, और जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उससे पिछला वीडियो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ क्वेश्चंस किए थे उस पर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ को भी डिटेल में स्टडी कर लिया, और उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और साथ ही ऊपर आई बटन पे भी मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस आए हैं वो सारे आपको वहां से मिल जाएंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स को। फोर्स तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, F = m में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उस पर कर चुके हैं। तो फोर्स तो आप सभी जानते हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स। स्प्रिंग आप सभी ने देख रखी है। जो नॉर्मल जो पेन आते थे पहले जब हम छोटे थे तब भी क्या करते थे, स्प्रिंग को ऐसे खींचते थे। अभी आपने किया होगा, ऐसे स्प्रिंग को ऐसे खींच के आप बिल्कुल लंबा कर देते हो या उसको प्रेस करने का ट्राई करते हो, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेंथ की स्प्रिंग्स हैं, वो आप मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई स्प्रिंग को अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हो, खींच देते हो, तो डिफॉर्म हो जाती है। कई स्प्रिंग ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा खींच देने के बाद भी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाती हैं, जल्दी से डिफॉर्म नहीं भी होती हैं। खैर, अपन स्प्रिंग के टाइप्स पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अपन तो बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में। भाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स। स्प्रिंग किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं स्प्रिंग ऐसी कुछ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या है? आपने एक स्प्रिंग को लिया, आपने उस स्प्रिंग को खींचा, ऐसे बाहर की तरफ आपने खींचा, उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया। अभी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की भी बात करूंगा, पर अभी आप ये समझोगे स्प्रिंग है और उसको आपने ऐसे खींचा, ऐसे पकड़ के बाहर निकाला, ऐसे आपने लेंथ को चेंज कर दिया। इधर से खींचा या इधर से खींचा, बात बराबर ही है ना। लेकिन आपने उसकी लेंथ को बदल दिया। जैसे आप छोड़ोगे क्या होगा? वापस आएगी। एक्चुअली आप उसको बाहर की तरफ खींच रहे हो, आप उसको बाहर की तरफ उस पर फोर्स लगा रहे हो, पर स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगा रही है? मैं क्या कह रहा हूँ कि स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। आप स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के बाहर खींच रहे हो, बट वॉट इज द टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग टू कम्स बैक इन इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पोजीशन। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर तो आएगी ना वापस से। आपने उसको खींचा, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ऐसे अंदर की तरफ दबाया, तो भी क्या होगा? वो अपनी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन पे तो दोबारा आएगी। अपन अभी स्प्रिंग के साथ खेल रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सिंपली मैं तो स्प्रिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आपको स्प्रिंग कैसे बिहेव करती है। भाई स्प्रिंग को आपने खींचा, वो वापस आना चाहेगी। मैंने फोर्स लगाया ऐसे बाहर की तरफ, स्प्रिंग क्या कर रही है? वापस अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट देता हूँ। देखो, सिंपल टेंशन फोर्स तो आपने देखा है ना, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल यहाँ पे एक सरफेस है और ये स्ट्रिंग है, एक रस्सी है ना, ये बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है। मुझे एक बात बताओ, टेंशन फोर्स कहाँ की तरफ वर्क करता है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टेंशन फोर्स की। वो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, न्यूटन सेकंड लॉ में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। अगर ये इधर बंधा हुआ है, इधर बंधा हुआ है, तो बीच में जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन कहाँ? अम्ब्रेला रूल याद है ना? अम्ब्रेला ऐसे पकड़ो, छाता खोल दो। देखो, यहाँ से आपने छाता खोला, मतलब टेंशन इधर लग रहा होगा, और जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, रस्सी चेंज नहीं होगी, तब तक टेंशन फोर्स भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगता है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स लगता है, बस फर्क इतना ही है। देखो, यहाँ से छाता खोलो, यहाँ बैठ के छाता खोलो, कहाँ खोलोगे? इधर बाहर की तरफ, आउटसाइड। तो टेंशन फोर्स यहाँ टी लग रहा होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसकी जगह लगाता हूँ एक स्प्रिंग, ठीक है। इसकी जगह एक स्प्रिंग लगा देता हूँ। चलो, ठीक इसी एग्जैक्ट इसी जगह के अंदर अपन एक स्प्रिंग लगा देते हैं, है ना। ये हमने लगाई एक स्प्रिंग, चलो ये स्प्रिंग लगाई। अब इस स्प्रिंग को पकड़ के कोई बाहर खींच रहा है, ठीक है। तो आपने इस स्प्रिंग को खींचा, यहाँ से मान लो इधर से आपने F फोर्स लगाया और इधर से भी आपने F फोर्स लगाया, और आपने इसको पकड़ के बाहर खींच लिया। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के बाहर खींच रहे हो। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? स्प्रिंग को आपने ऐसे बाहर खींचा, वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, ठीक है। तो अब वापस जब अपनी पोजीशन पे आएगी तो स्प्रिंग ने कहाँ फोर्स लगाया? मैं स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। स्प्रिंग ने तो कहां फोर्स लगाया? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इट मींस स्प्रिंग फोर्स यहां लगा, इधर,
ये लगा स्प्रिंग फोर्स, और इस डायरेक्शन में जितना स्प्रिंग फोर्स लगा सेम फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगा। तो इधर से भी जो फोर्स लगा वो क्या लगा, FSP, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो दोनों फोर्स होंगे वो बराबर होंगे। इधर से लगा स्प्रिंग फोर्स और उधर से भी लगा स्प्रिंग फोर्स। आपने स्प्रिंग को ऐसे बाहर की तरफ खींचा था, पर स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आना चाह रही थी। आपने स्प्रिंग को ऐसे दबाया था, ऐसे दबाया था, वापस स्प्रिंग अपनी पोजीशन में आना चाह रही थी। अगर आप इसको कंप्रेस करते ना, ऐसे फोर्स लगाते, तो फिर स्प्रिंग फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगता। ये बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सिंपल कोई देखो एक वैसे ही स्प्रिंग है हमारे पास, और इसको हमने किया कंप्रेस, इसको हमने कंप्रेस कर दिया। ये देखो, इसको हमने कर दिया कंप्रेस। ओके, ये स्प्रिंग देखो कितनी फैली हुई है, पर इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया है। तो हमने कुछ ना कुछ फोर्स इस पे अप्लाई किया होगा, डेफिनेट सी बात है भाई, कंप्रेस किया तो कुछ फोर्स लगाया होगा ना। तो हमने अंदर की तरफ लगाया F फोर्स, ऐसे अंदर की तरफ, और वहां से भी अंदर की तरफ F फोर्स लगा होगा, अंदर की तरफ F फोर्स लगा होगा। हमने क्या किया एक्चुअली, मतलब ये F यहाँ लिखा गया मैंने, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है वैसे। इधर इस एरो को मिटा के और यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर की तरफ F, ठीक है, अंदर लिखेंगे चलो, है ना। तो ऐसे स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, आएगी तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस से, समझ पा रहे हो। तो स्प्रिंग अपना फोर्स कहाँ लगा रही है, आप तो अपना फोर्स लगा रहे हो वैसे, पर स्प्रिंग अपना फोर्स कहाँ लगा रही है, ऐसे बाहर की तरफ लगा रही है। भाई इसको ऐसा समझ लो ना कि आप खुद बैठे हुए हो, आपको दो जने क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, आप क्या करोगे, आप तो बाहर की तरफ निकलना चाह रहे हो ना, और आप हो स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। सीधी सिंपल सी बात है। तो स्प्रिंग फोर्स एक्चुअली कहाँ लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स अब लग रहा होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लग रहा है SP, ठीक है, फोर्स FSP स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ से भी बाहर की तरफ लग रहा है क्या, FSP स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों सिचुएशन की बात समझ में आई। स्प्रिंग की एक टेंडेंसी है कि वो अपनी पोजीशन में आना चाहती है। आप चाहे उसको बाहर एक्सपेंड कर दो, चाहे आप उसको सिकुड़ा दो। ये बात पे इतना टाइम खराब क्यों कर रहा हूँ मैं बेसिकली, कि भाई एक ही बात को सर आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो। इस बात पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि अगर ये बात समझ में आ गई तो स्प्रिंग फोर्स कुछ नहीं है, फिर टेंशन फोर्स से भी हल्का फोर्स है। टेंशन फोर्स जो आपने समझा था ना, वो टेंशन फोर्स भी मतलब वो भी कुछ ठीक लेवल का फोर्स था, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। बच्चे जबकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है भाई। स्प्रिंग की नेचर ऐसी है कि आपने उसको बाहर खींचा वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, आपने उसको कंप्रेस किया फिर भी वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगी। जिस तरफ आपने फोर्स लगाया उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। आप बाहर खींचना चाहते थे, स्प्रिंग कहेगी आपको खींच रहा है कोई, दोनों हाथ इधर से एक हाथ पकड़ा आपका, इधर से एक हाथ पकड़ा, आपको खींच रहा है कोई, चले जाओगे क्या, क्या होगा, आप वापस से फोर्स लगाओगे ना। स्प्रिंग भी वही कर रही है, स्प्रिंग भी वही कर रही है, वापस फोर्स लगा रही है। आपको कोई दबा रहा है, आप वापस से बाहर की तरफ लगा दो कि स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग गया वो बाहर लग गया। समझ पा रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी चीज को दूसरे वे में समझते हैं ना, स्प्रिंग फोर्स, इसी चीज को दूसरे वे में समझते हैं। कैसे, देखो हमारे पास कोई भी एक सरफेस है जहां पे हमने एक स्प्रिंग को बांधा। ये हमारे पास कोई एक सरफेस है और यहां पे है हमारे पास एक स्प्रिंग, और जहां पे हमने एक m मास के ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, m मास के ऑब्जेक्ट को हमने हैंग कर दिया, लटका दिया। अब इस m मास के ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना लग रहा है। तो ये m मास का फोर्स है, ये डायरेक्टली देखो डाउनवर्ड्स एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि कितना होगा mg। इसका मास m है और ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। यार आपने FBD तो बनाया है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके अंदर टेंशन फोर्स के अंदर तो बनाया था ना। अच्छा, इसको आप स्प्रिंग मत मानो, इसको एक स्ट्रिंग ही मान लो आप कि ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है भाई स्प्रिंग। अब ये जो मास है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग ऐसे एक्सपेंड हो रही है ऐसे। तो स्प्रिंग कहाँ की तरफ जाना चाहेगी भाई, तुम्हें कोई ऐसे दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे खींच रहा है, तुम कहाँ जाओगे, ऐसे वापस आओगे। तो ये स्प्रिंग भी क्या कर रही है, वापस ऊपर की तरफ ऐसे जाना चाह रही होगी। स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ, लेकिन कोई मान नहीं रहा है, इसको नीचे खींचने लग रहा है।
समझ जाओ यार इस बात को, है ना। देखो तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ यहां से फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और जो फोर्स यहां से लग रहा है सेम फोर्स यहां से डाउनवर्ड्स भी लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। जब तक रस्सी चेंज नहीं होगी, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, तब तक टेंशन फोर्स चेंज नहीं होता। याद है, अगर ये एक स्ट्रिंग होती, अगर ये एक रस्सी होती स्प्रिंग ना होकर के, तो आप यहाँ पे क्या कर देते, अम्ब्रेला खोलो सर, नीचे की तरफ टी, ऊपर की तरफ टी, ऐसा करते कि नहीं करते। बस वैसा ही मान लो, जब आपको स्प्रिंग फोर्स फाइंड आउट करना हो, अब यहाँ से आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो भाई, एफ एस पी किसके बराबर हो गया। अगर इस एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या आप यहाँ से ये नहीं राइट डाउन कर सकते, देखो क्या आप यहाँ से ये राइट डाउन नहीं कर सकते कि एफ एस पी वैक्टर इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन। क्या आप ये राइट डाउन नहीं कर सकते? नहीं सर ये तो नहीं कर सकते। टोटल फोर्स, नेट फोर्स, इस एम मास पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक तो ये लग रहा है भाई, ये मोमेंट कहाँ कर रहा है, अगर ये मोमेंट नीचे की तरफ कर रहा है, डाउनवर्ड्स कर रहा है, तो एम जी तो ले लो किसका, प्लस का, भाई ये तो ले लो आप एम जी प्लस का, ठीक है। और माइनस आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स काम कर रहा है, मतलब टेंशन नहीं सॉरी स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, तो एफ एस पी। और बताओ एफ इक्वल्स टू नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है ना, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए। ये बात हम जानते हैं ना, ये बात तो हम जानते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो सिंपल देखो, फोर्स हमारा ये है और इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो हमारा एम है और एक्सेलरेशन कितना है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना पड़ जाए तो अपोन में एम को ले जाओ, आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये मैंने सिंपल सी चीज़ करी है, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं यहाँ पे, पर मैंने आपको ये बताया है कि स्प्रिंग फोर्स को आप एक टेंशन, मतलब स्प्रिंग को आप टेंशन से भी कंपेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, स्प्रिंग को अगर आपके पास स्प्रिंग है तो आप उसको क्या मान सकते हो, टेंशन फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को आप टेंशन फोर्स भी मान सकते हो, मतलब स्प्रिंग को आप स्ट्रिंग भी मान सकते हो, ऐसा लिखना गलत होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्प्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग, है ना। तो स्प्रिंग की जगह अगर आप स्ट्रिंग भी ले लेते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा इसको मान के चलोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपने हैंग किया कोई ऑब्जेक्ट तभी आप इसको टेंशन फोर्स मानो, कोई भी सिचुएशन हो, आपने यहाँ पे एक स्प्रिंग बांधी, इधर बांधी और उसको आपने एक्सपेंड किया, मतलब फोर्स लगा रहे हो, 1 मीटर इधर खींच लिया, 1 मीटर इधर, 2 मीटर खींच लिया, 2 मीटर इधर खींच लिया, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी बताऊंगा, हुक्स लॉ की बात करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलेगा। देखो अगर हमारे पास है एक स्प्रिंग, है ना, इसको आपने दोनों तरफ से खींचा, है ना, एक्स उधर से खींच लिया, मान लो इसकी टोटल लेंथ है ना वो कितनी थी, मान लो एल, इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी थी, एल थी पहले, ठीक है। अब आपने क्या किया, अभी आपने इसको एक्स मीटर तो इधर खींच दिया, ऐसे फोर्स लगाया आपने कुछ और आपने एक्स मीटर खींच लिया उधर, और ऐसे ही आपने एक्स मीटर इसको खींचा इधर, ओके। तो आपने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचा, ऐसे, है ना, इधर से फोर्स लगाया आपने, कुछ फोर्स इधर से लगाया और कुछ फोर्स आपने इधर से लगाया, और इसको ऐसे पकड़ के एक्सपेंड कर दिया आपने, ऐसे खींच लिया, ठीक है। लेकिन बात यह है कि स्प्रिंग फोर्स को कैसे फाइंड आउट करें, बताओ। जब कोई ऐसे खींच रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, अब जो मैंने इतना सब वहां पे बताया था उसका फायदा मिलेगा ना यार, अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, यहां से, भाई टेंशन अगर यहां से लगता है तो टेंशन, इसको रस्सी मानो ना, टेंशन अंदर और दोनों बराबर होंगे। तो यहां से अंदर की तरफ क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, यहां से भी अंदर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ से अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब हुक्स लॉ क्या बोलता है, देखो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये हमें क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास होता है स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के डॉट डेल्टा एक्स और एक साथ में छोटा सा माइनस, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसका डेरिवेशन क्या है वो तो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें ये फॉर्मूला चाहिए था स्प्रिंग फोर्स का। अब इसमें है क्या क्या,
एफ एस पी का मतलब तो आपको पता ही है कि स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, एफ एस पी तो क्या हो गया, एफ एस पी इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद जो के है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। बच गया क्या, डेल्टा एक्स चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये है हमारा फॉर्मूला। जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझ लेना। देखो क्या क्या कह रहा है, ये एफ एस पी तो क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। के है वो क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलती है ज्यादातर टाइम्स जब इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, डेल्टा एक्स चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि इस इलोगनेशन, एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन, आपने चेंजमेंट कितना किया है लेंथ में। अच्छा, यहां से अगर मैं देखूं डेल्टा एक्स कितना है, बताओ, मैंने एक्स मीटर यहां से खींचा, एक्स मीटर यहां से खींचा, बताओ डेल्टा एक्स कितना है, मतलब चेंज इन लेंथ कितना है। पहले इसकी लेंथ बताओ कितनी थी, एल, अब इसकी एक्चुअल लेंथ बताओ कितनी है। पहले इसकी लेंथ थी एल, लेकिन माइनस, भाई अब वाली लेंथ में से पहले वाली लेंथ माइनस कर दो तो इसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो अब वाली लेंथ कितनी है, देखो एल प्लस एक्स, आपने एक्स तो इधर से बढ़ा दिया, एक्स तो आपने इधर से बढ़ा दिया, और एक्स आपने इधर से बढ़ा दिया। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, आपने दोनों तरफ से एक्स बढ़ा दिया, ठीक है ना, एक्स मीटर इधर, एक्स मीटर इधर, तो एल प्लस एक्स, ऐसा ही तो हुआ। तो एल प्लस एक्स कितना हो गया, एल प्लस 2x, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, एल प्लस 2x, एल प्लस 2x। अच्छा, पहले वाली लेंथ बताओ कितनी थी, एल, पहले तो एल ही थी ना, तो चेंजमेंट इन एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस, मतलब चेंज इन लेंथ यार, स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो कितना आपने कंप्रेस किया है या फिर कितना आपने इसको एक्सपेंड किया है, बस वो बात है। तो माइनस एल, पहले वाली एल थी, एल से एल हो जाएगा कैंसिल आउट, एल से एल हो गया कैंसिल आउट, क्या आया 2x। तो डेल्टा x की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, 2x। ये चेंज इन लेंथ हो गया। अगर मैं इसको फॉर्मूला में रख दूं स्प्रिंग फोर्स, k डॉट क्या आ जाएगा 2x, यही हमारा आंसर होगा। नेगेटिव साइन किस लिए आया, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो इधर, पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो ना। अभी के लिए इसको ऐसा मान लो कि नेगेटिव इसीलिए आ रहा है अपना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ज़्यादा बेटर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने ही वाले हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। और एक बात और देखो, यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना, वो कैसी है, मासलेस। जब हम टेंशन फोर्स पढ़ रहे थे तो स्प्रिंग को मासलेस ले रहे थे, यहाँ पे स्प्रिंग को कैसा लेना है, मासलेस, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपकी स्प्रिंग है वो कैसी है, मासलेस है, साथ में फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस। तो मासलेस तो है ही, साथ में कैसी है, फ्रिक्शनलेस भी है। अब ये करेक्ट है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, स्प्रिंग वही है आपकी, अपने को क्या चाहिएगा, फॉर्मूला तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तो अपने को पता है कि माइनस के डॉट डेल्टा एक्स, माइनस के डॉट डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है ना। तो अपने को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए वैल्यूज तो चाहिए ना। तो के की वैल्यू क्वेश्चन में मान लेते हैं 500 दे दी गई। ऐसा मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहा है, देखो गिवन, यहां लिखता हूं गिवन। तो के की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रहा है 500 न्यूटन पर मीटर। ये यूनिट होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो 500 न्यूटन पर मीटर, इसके ये दे दिया अपने को। डेल्टा एक्स ऐसा बोल रहा है कि स्प्रिंग को आपने एक्सपेंड किया, चाहो तो कंप्रेस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं ऐसा क्वेश्चन में दे रहा हूं कि भाई स्प्रिंग को क्या किया आपने, एक्सपेंड किया। तो आपने मान लेते हैं कि 1 मीटर तो इधर से कंप्रेस, मतलब इधर से एक्सपेंड किया, और 1 मीटर ही आपने इधर से एक्सपेंड किया, दोनों तरफ से आपने 1 मीटर को एक्सपेंड कर दिया। नई लेंथ बताओ क्या है, चेंज इन लेंथ कितना किया आपने,
पहले मान लेते हैं इसकी लेंथ L नहीं थी, पहले मान लेते हैं इसकी लेंथ है ना वो 10 मीटर थी। पहले ऐसा मानते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी थी, 10 मीटर। तो अब डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए अपने पास क्या रास्ता है? देखो, डेल्टा एक्स के लिए जो पहले जो लेंथ थी, लेंथ बिफोर, ऐसे लिख दूं लेंथ बिफोर, ठीक है, माइनस न्यू लेंथ, ऐसा कर दूं, या अभी की जो लेंथ है उसमें से वो निकाल दो। बात तो वही है ना कि भाई लेंथ आफ्टर, एल ए कर देते हैं, माइनस लेंथ बिफोर, लेंथ बिफोर, इसको कैपिटल भी लिख देते हैं, लेंथ आफ्टर माइनस लेंथ बिफोर। अब की लेंथ देखो 10 + 1 + 1, ऐसा ही तो हुआ ना। तो भाई कितना हो गया, 10 + 1 + 1 मतलब हो गया आपके पास 12। अब की लेंथ है, पहले की लेंथ कितनी थी? पहले तो 10 मीटर ही थी, तो आपने यहाँ पे लिखा -10। बताओ चेंज इन लेंथ कितना आया? ये आपके पास आ गया 2 मीटर। सर सीधा ही कर देते, देखो यहाँ से 1, यहाँ से 1, 2 मीटर। अरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए इतना किया। तो आपके पास जो ये आया चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये कितना आ गया? 2 मीटर। पर हमें क्या निकालना है? हमें तो स्प्रिंग फोर्स निकालना है। अच्छा ये बताओ क्या स्प्रिंग फोर्स अलग अलग होगा? अरे यार एक रस्सी है, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन फोर्स टी, जब तक स्प्रिंग चेंज नहीं होगी टेंशन फोर्स चेंज नहीं होगा, जब तक स्प्रिंग चेंज नहीं होगी स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। याद रखना ये बात। देखो यहां से टेंशन फोर्स अगर टी मान लें, यहां से टेंशन फोर्स टी, इसको एक रस्सी मान लें, तो यहां पे भी तो टी लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स ये भी दोनों साइड से सेम ही होगा, कभी अलग नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात को, इसलिए तो सारा इतना सब बताया यार। देखो यहां पे इसको सोल्व करते हैं, क्या है? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना है? तो यहां पे माइनस को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, के की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 500 दे रहा है, तो -500 इंटू, साथ में अपने पास डेल्टा एक्स देखो कितना है, 2 मीटर, तो यहां पे हमने लिखा 2। अब कितना हो गया? स्प्रिंग फोर्स FSP इक्वल्स टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1000 न्यूटन। कैसे आया सर 1000 न्यूटन? भाई स्प्रिंग फोर्स इसकी कांस्टेंट ये यूनिट क्या थी? न्यूटन अपॉन मीटर थी ना, और इनटू में आपने लेंथ किया डेल्टा एक्स, मतलब यार चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, तो आपने 2 मीटर किया ना, तो न्यूटन अपॉन मीटर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट गया, न्यूटन बच गया। फोर्स की यूनिट तो वैसे भी न्यूटन होती है ना। तो क्या आ गया? स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। दिस इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको एक्सलेशन भी निकालना पड़ सकता है। आपने बांधा एक मास को नीचे से लटकाया, ठीक है ना, या फिर किसी लिफ्ट के अंदर आप बैठे हो, वहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं यार। इसका कोई एंड थोड़ी ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करता हूँ आगे। तो आज के वीडियो के अंदर तो मैंने सिर्फ आपको स्प्रिंग का कंसेप्ट समझाया, और मैंने क्या समझाया आप स्प्रिंग के बारे में तो खुद भी जानते हो ना, कि स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हो। मतलब जैसे अगर स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे या खींचोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, एक छोटा बच्चा भी बता देगा यार। पर बस थोड़ा सा हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, एक आध क्वेश्चन कर लिया इस पे। अब हम मतलब अभी इस लायक हो गए हैं कि अब बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चंस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्प्रिंग फोर्स पे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।